दो एक बार। इसी के साथ साथ स्टार्टिंग विद टुडेज सेशन एंड अपना स्कोर आप मेंटेन करके रखेंगे। एंड दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है राइट फ्रॉम द स्टार्ट, चाहे आप एक बिगिनर हैं, आपने कभी ये यूनिट नहीं पढ़ी है, सब कुछ आपको कल वाले सेशन में मिल जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम से पहले कवर जरूर करके चले जाना, फायदा आपका ही होने वाला है। चलिए, ऑल राइट। स्टेप्स अरेंज करने हैं पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए, शुरू से लास्ट के ऑर्डर तक आपको चलना है। चलिए, नहीं नहीं, कितने डिस्कशन कर लिया आप लोगों ने कि ये क्लास क्यों नहीं चल रही है, क्योंकि शायद बच्चे कम आए होंगे। फॉर मी डजेंट मैटर, चाहे 3 बच्चे आए हो कि 30 बच्चे आए हो, मेरे लिए वो 3 भी बड़े इंपॉर्टेंट है। एंड आई एम वेरी पंक्चुअल विद माई क्लासेस। समहाउ फॉर सम रीज़न थोड़ा सा डिले आज हो गया, बट उस वजह से भी मैं क्लास कैंसिल नहीं करना चाहती थी। uh, आपका ये जो पोर्टफोलियो बिल्ड करने का प्रोसेस है, इसका फर्स्ट स्टेप इन्होंने बोला है। तो फर्स्ट स्टेप अब आप मुझे बताओ कि हम यहाँ पे प्रोडक्ट्स डिसाइड करने लग जाएंगे या सबसे पहले पर्पस फिगर आउट करेंगे कि कोई चीज़ करने को कोई चीज़ करने का पर्पस क्या है, कोई चीज़ करने का प्लान क्या है। तो ये सारे एलिमेंट्स हमें यहाँ फिगर आउट करने हैं। तो इट वुड स्टार्ट विद एंटायरली द पर्पस, और पर्पस से फिर आगे चलेंगे। और ये जो आप लोगों ने ब्लंडर किया है, क्या सोच के ऑप्शन 3 दिया है, आई डोंट नो। आप पहले कॉग्निटिव स्किल्स आइडेंटिफाई करेंगे, उससे पहले आपको क्या पता है कि मुझे किस चीज़ पे पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, उसको करने के लिए मेरा पर्पस क्या है, फिर हम आगे डिसाइड करते हैं। पर्पस डिसाइड करने के बाद हम यहाँ पे स्किल्स पर काम करेंगे, फिर एक सॉलिड प्लान यहाँ पे बनाएंगे, फिर यहाँ प्रोडक्ट डिसाइड करेंगे, और उसके बाद रूब्रिक यहाँ पर बिल्ड करेंगे। सो जो ये पहला ऑप्शन था वही आपने गलत कर दिया है, जिस वजह से एग्जाम में आपका ये पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, बट व्हाट अ ग्रेट स्टार्ट। क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने गलत दिया है। मूविंग ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। All components of working memory are in place by the age of 4 in a child as a development stage। और आगे जाके फिर बच्चे के बारे में ही पूछा है। सॉरी माधव, कल वाले वन शॉट का पीडीएफ नहीं मिलेगा, बिकॉज दैट इज अ फुल फ्लेजेड marathon and it was a very long marathon, so it is not entirely possible to share the entire 400 and 500 page pdf। तो वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए शेयर नहीं कर पाऊंगी। सोच समझ के आंसर दो, ये नहीं जिसने जो दे दिया उसके बाद वही सेम आप देते रहें। इफ़ अ चाइल्ड डज नॉट कंटिन्यू टू पे अटेंशन टू इन्फॉर्मेशन, जो उसका एक्टिवेशन लेवल है वो वीक हो जाएगा। आज अगर हम बच्चे को कोई टेबल कराते हैं 2 की 3 की, वो कर भी लेता है, बट कुछ दिन बाद तक अगर हम सुनते नहीं हैं तो उसके लिए वो इन्फॉर्मेशन फेड हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। तो स्टेटमेंट 2 भी हमारा यहाँ सही है, स्टेटमेंट 1 भी हमारा यहाँ सही है। स्टेटमेंट 1 में कह रहे हैं कि बाय द एज ऑफ 4 भी जो कंपोनेंट्स है वर्किंग मेमोरी के वो एक्टिव हो जाते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि ये वाले जो कंपोनेंट्स है कोई शॉर्ट टर्म मेमोरी के, वो आपके बड़े होने के बाद ही आपके एक्टिव होंगे। डेवलपमेंट स्टेज में आपके वो एलिमेंट्स एक्टिव हो जाते हैं। तो स्टेटमेंट 1 भी ठीक होगा। स्टेटमेंट 1 क्यों गलत दे दिया? स्टेटमेंट 1 क्यों गलत दे दिया? ऑल कंपोनेंट्स ऑफ वर्किंग मेमोरी आर इन प्लेस बाय द एज ऑफ 4 इन अ चाइल्ड एज अ डेवलपमेंट स्टेज। बहुत बारी ऐसा होता है कि वो बच्चे इतना कुछ ऐसा ऑब्जर्व करते हैं, ऐसी चीज़ें देखते हैं कि उनको ध्यान में रहता है, और इसी स्टेज में बच्चा अव्यस्तु स्थायित्व वाला एलिमेंट भी समझ जाता है, चीज़ों की एग्जिस्टेंस और अवेयरनेस की पहचान भी वो यहाँ करने लग जाता है, जो कि हम पियाजे में पढ़ते भी हैं। सो यहाँ दोनों ही स्टेटमेंट्स आपकी सही होंगी। क्या गजब का पार्टिसिपेशन है, कैसे कर लेते हैं आप ये सब। एग्जाम में मात्र 15 दिन भी नहीं बचे हैं, और जो रेपिटेटिव क्वेश्चंस हैं उन्हीं में बैक टू बैक गलतियां आप कर रहे हो।
तो ये फिगर आउट कर लो खुद से। वाइगॉत्स्की का ZPD, और उसमें टीचर का क्या रोल है? हाँ, तो चाइल्डहुड से एडोलेसेंस के पीरियड में हो जाता है ये सब शुरू। बच्चे मैनेज करने लग जाते हैं, चीज़ों को रिहर्स भी करने लग जाते हैं। 4 साल की एज में तो ये सब होने लग जाता है। फंक्शंस एक्टिवेट हो जाते हैं आपके। ऑप्शन नंबर सी आपने यहाँ पे दिया है। वाइगॉत्स्की की बात करी जा रही है, रोल ऑफ अ टीचर क्या है, कहाँ पे उनको फोकस करना है कि उनकी करंट एबिलिटीज से आगे उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करी जाए। इतना मैंने पढ़ लिया, इस यहाँ पे मुझे असिस्टेंस की ज़रूरत थी और ये पॉइंट मेरा है स्कैफोल्डिंग का। सो ऑप्शन सी आ जाएगा। मूविंग ऑन। Which of the following is the most effective strategy for addressing the needs of diverse learners in a multicultural classroom? बताइए। मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रैटेजी क्या है फॉर एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ डाइवर्स लर्नर्स इन अ मल्टी कल्चरल क्लासरूम? ऑप्शन बी आपने यहाँ पे दिया है। मल्टी कल्चरल क्लासरूम अगर है, डाइवर्सिटी अगर यहाँ देखने को मिल रही है, तो मतलब हम भी ऐसा ही एक पेडागोजी लेकर आए जहाँ पे हम सबको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो वन साइज फिट ऑल टीचिंग इंप्लीमेंट नहीं करेंगे कि मुझे फेयरनेस लेकर आना है। ऐसे पेडागोजी लेकर आएंगे जहाँ पे हम सबको रेस्पेक्ट और सबको रिकॉग्नाइज भी कर पा रहे हैं अपनी टीचिंग प्रैक्टिसेस के थ्रू। सो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर बन जाएगा। मूविंग ऑन। अ वेरी गुड क्वेश्चन। बताओ। बोथ आर राइट। ऑप्शन डी भी आ रहा है कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अरे स्पैम मत करो, कितनी बार बोल दिया मैंने कि पीडीएफ वो बहुत बड़ी है। इट्स ऑफ टोटल 500 पेजेस, आई वोंट बी एबल टू शेयर दैट। ऑप्शन सी की ऑप्शन डी क्या आएगा? यहाँ पे ये आपका सही एक्सप्लेनेशन भी तो है, सब कुछ तो सही बात कर रहे हैं। देखो क्या बोल रहे हैं कि जिस भी लेवल पे बच्चा आता है आपके पास, आप उसको
एक्सेप्ट कर लेंगे। जब कोई भी लेवल पे बच्चा आता है, ज़रूरी नहीं है ना आज टीचिंग एप्टीट्यूड हर कोई पढ़ के ही मेरे पास आएगा। यहाँ पे ऐसे भी बच्चे आएंगे जिन्होंने अपने टॉपिक्स नहीं कवर किए हैं अभी तक, या जिनका कॉग्निटिव लेवल थोड़ा स्ट्रांग नहीं है, या किसी का बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, किसी का कोई और पार्ट ज़्यादा स्ट्रांग है। समझ रहे हो, हर एक डाइवर्सिटी आती है यहाँ पर, हर अलग अलग स्किल्स वाले बच्चे आते हैं। तो टीचर को एक्सेप्ट करना चाहिए हमेशा, जिस भी तरीके के स्टूडेंट्स आपके पास आ रहे हैं आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको जजमेंटल नहीं बनना है, आप किसी को जज ना करें, आप किसी को इग्नोर ना करें। तो वही सेम रीज़न यहाँ पे दिया है कि एक्सेप्ट हम करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप उनके बीच में भेदभाव कर रहे हैं, टॉपर्स एंड बैक बेंचर्स क्रिएट कर रहे हैं, उनको इग्नोर करे जा रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। ये सब जो है हमारे बैरियर्स होते हैं। तो दोनों बातें सही है और रीज़न जस्टिफाई भी कर रहा है असर्शन को, तो वो भी डेफिनेटली आपका सही होगा। सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी आपका है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज ऑल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो ऑप्शन नंबर 3 आएगा। बाकी ऑप्शंस क्यों दे दिए? और ये जो ऑप्शन 2 दिया है कि ये सब चीज़ें बैरियर्स नहीं है सक्सेसफुल कम्युनिकेशन की, तो सक्सेसफुल कम्युनिकेशन के सबसे बड़े बैरियर्स ही यही हैं। लेट्स से कि आज आप मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, बट मैं आपको साथ साथ इग्नोर कर रही हूँ या आपको जज कर रही हूँ, तो ये तो सक्सेसफुल कम्युनिकेशन नहीं हुआ ना। तो रीजन आप फॉल्स कर ही नहीं सकते एनीवे। क्या हो गया है? क्या कर रहे हो ये ऐसा? अब तो मैंने पूरी थियरी भी वापस पढ़ा दी है, फिर भी मूविंग ऑन। Parents and teachers have a highly significant impact on the maturation aspect of cognitive development, और उसके बाद इन्होंने स्कीम्स की बात करी है। ऑप्शन बी आ रहा है मेजोरिटी में। सोच लो, अभी भी टाइम है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो। देखो, स्कीम्स तो हो गया, जो स्कीमा मेंटली रिप्रेजेंटेशन स्क्रिप्ट और ये सब रहता है उसको हम बोलते हैं, वो बिल्कुल सही है मेंटल रिप्रेजेंटेशन। स्टेटमेंट 2 तो मेरा ठीक हो जाएगा, जहाँ पे फॉल्स लिखा है इसको हम एलिमिनेट कर देंगे। अब आपने यहाँ पे लिखा है कि दोनों ही ट्रू है, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। अब यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसमें अच्छे से पढ़ो क्या लिखा है कि माता पिता और शिक्षक संज्ञानात्मक विकास के परिपक्वता पहलू पर अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। तो इसमें आपका, आई मी माई सेल्फ का प्रभाव कहाँ पर है? हम बात कर रहे हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, संज्ञानात्मक डेवलपमेंट की। उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई इम्पैक्ट डालता है तो वो आप खुद हैं। आप किससे सराउंडेड है, आप कैसे इवॉल्व हो रहे हैं, आप कैसे ग्रो हो रहे हैं, आप अपनी लर्निंग को कैसे मॉडिफाई करते हैं, आप क्या स्किल्स सीख रहे हैं, आप चीज़ों को किस नज़रिए से देख रहे हैं। उसमें पेरेंट्स और आपके टीचर्स क्या करेंगे? इम्पैक्ट है, ओके, बट हाईली सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट तो नहीं है, क्योंकि बच्चे का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है। एज एन इंडिविजुअल मेरा सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा ऑफ हाउ आई स्पीक, हाउ आई प्रोसेस, हाउ आई कंज्यूम इन्फॉर्मेशन एंड हाउ आई परसीव एंड इंटरप्रेट अ सर्टेन इन्फॉर्मेशन। और मैं आज अपनी लर्निंग को स्टिल पर रख चुकी हूँ, ये समझ के कि मुझे सब आता है, या मैं अपने लर्निंग प्रोसेस में हूँ और हर दिन कुछ ना कुछ सीख रही हूँ, या मैं मॉडिफाई कर रही हूँ अपने बिहेवियर्स और अपनी लर्निंग। सो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करी जा रही है। कॉग्निटिव संज्ञानात्मक होता है आपका जो ये मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग है, इसमें पेरेंट्स और टीचर्स नहीं, हमारा ही काम है उस चीज़ को ग्रो करना, इवॉल्व
सॉल्व करना और उस पर काम करना। तो स्टेटमेंट 1 यहाँ पे सीधा सीधा आपका फॉल्स हो जाएगा। सब कुछ, ये तो वो बात हो गई कि पेरेंट्स और टीचर्स पे हमने डाल दिया है। और ये मैं सवाल, शायद अगर आप में से कोई पुराना स्टूडेंट है तो मैं हर बार ये सवाल कराती हूँ, कितनी बार रिपीट करती हूँ, बट उसमें हर बार आधे बच्चे गलत करते ही करते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं, ध्यान में रखा करो। समझ में आया? एक येस नो थम्स अप मुझे दे दो एंड आई विल हैव अ डायरेक्शन कि आगे चल सकते हैं। बता दो एक बार, समझ आ गया क्यों हमने स्टेटमेंट 1 को गलत किया? और जिसका सही है, वेरी गुड। मूविंग ऑन। ऑफ कोर्स यस, स्कीमास के ऊपर पियाजे ने बात करी है, बिल्डिंग ब्लॉक्स, मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ थिंग्स, तो इसीलिए वो स्टेटमेंट भी हमारा यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। सेशन को जिसने लाइक नहीं करा है, अपना लाइक जरूर यहाँ पर प्लेस करके जाइएगा, ठीक है? चलिए, इन द रोल ऑफ अ टेस्ट कंस्ट्रक्टर हाउ शुड अ टीचर प्रोसीड? बिल्कुल जेनी, गुड। ऑप्शन बी यहाँ पे दिया है, यहाँ पर बोल रहे हैं कि टीचर कैसे प्रोसीड करेंगे व्हेन इट इज अबाउट अ टेस्ट कंस्ट्रक्टर। टेस्ट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम किन किन बातों का पहले ध्यान रखेंगे? हम पहले देखेंगे कि हमारा कोर्स और ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर स्पेसिफाई करेंगे कंटेंट को। सो बी डी इस तरीके से होना चाहिए। सो बेसिकली सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बताओ, मेरा टीचिंग एप्टीट्यूड है, ये मेरा यूनिट है पेपर 1 में से। ये कंटेंट यूनिट लेने के बाद उसके बाद मैं इसके ऑब्जेक्टिव्स सेट करूंगी। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कल 1 शॉट लेना था, मेरे पास मेरा यूनिट स्पेसिफाइड है, टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, मैंने स्पेसिफाई कर रखा है। उसके बाद मेरे कुछ ऑब्जेक्टिव्स सेट हैं कि मैं इस 1 शॉट से क्या क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ, मुझे किस किस तरीके से वो काम करना है। तो ठीक है, मेरे ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर सेट हो गए। इसके बाद मैं जाऊंगी, जो भी ऑब्जेक्टिव्स पे मुझे ध्यान नहीं देना है, जो भी फालतू के हैं, उसको मैं डिस्कार्ड कर दूंगी और फिर मैं अपनी एक टेबल बनाऊंगी और फिर टेस्ट आइटम्स को प्रिपेयर करना शुरू करूंगी। तो ये जो बी और डी है, इतना आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं ये दो मेरे स्टार्टिंग में आएंगे, ठीक है? तो जहां जहां बी और डी स्टार्टिंग में है रख लो, जहां लास्ट में है उनको एलिमिनेट कर दो। जैसे यहाँ पे लास्ट में है, एलिमिनेट कर दिया, यहाँ लास्ट में है, एलिमिनेट कर दिया, इधर लास्ट में है, एलिमिनेट कर दिया। कुछ बिना सोचे समझे भी डायरेक्टली आंसर आ रहा है, कोई दिमाग ना लगाए बिना भी। समझ रहे हो? इस तरीके से एग्जाम में करो, क्या होगा, एक तो अपना टाइम भी हम मैनेज कर रहे हैं और फालतू में इतना एनर्जी भी नहीं लग रहा है। तो एक बार ये ऑर्डर देखने के बाद रिवाइज कर लो कि अच्छा हाँ, ये ऐसे ऐसे ही हुआ है, तो पूरा ऑर्डर यहाँ पे सही है, तो डेफिनेटली क्रॉस चेक हो जाएगा कि मैंने सही ऑप्शन पे ही मार्क किया है, ठीक है? ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे सबने ऑप्शन बी दिया था, स्टार्टिंग विद लिस्ट द मेजर, फिर डिस्कार्ड रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव्स आप पहले फाइंड आउट कर लेंगे और आपको ये पता ही नहीं है कि हमारा कंटेंट और कोर्स कौन सा है, हमारा यूनिट का कंटेंट क्या है, ये हमें पता ही नहीं है, और हम ये वाला काम कर रहे हैं बाद में जाके, और हमने ऑब्जेक्टिव्स और अनऑब्जेक्टिव्स, अनरियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स पे पहले ही काम कर लिया। ऐसे थोड़ा ना होगा। ऑप्शन बी क्यों दे रहे हो सभी? एक बार बता दो, समझ में आ गया क्यों हमने किया? मैं दोबारा भी आपको बता देती हूँ। देखो, फॉर एग्जाम्पल, आज मुझे टीचिंग एप्टीट्यूड का टेस्ट बनाना है। सबसे पहले तो मुझे ये पता है कि मुझे आज किस यूनिट का टेस्ट बनाना है। पेपर 1 में हमारी 10 यूनिट्स हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी मैं आपके साथ लेती हूँ। मैंने यहाँ पे डिसाइड किया कि टीचिंग एप्टीट्यूड का है और उसके अंदर मुझे ये टॉपिक्स में से टेस्ट बनाना है। स्पेसिफाई कर लिया मैंने। ये स्पेसिफाई करने के बाद इस टॉपिक से रिलेटेड मैं ऑब्जेक्टिव्स पे काम करूंगी कि भाई मैच द कॉलम्स बनाएंगे, स्टेटमेंट
बेस्ड बनाएंगे, असर्शन रीजन बनाएंगे, जो ऑब्जेक्टिव्स पे काम नहीं करना उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो मेरा एक टेबल लिस्ट बन चुका है जो मैंने स्पेसिफाई कर लिया है, और उसके बाद मैं यहाँ पे अपने टेस्ट आइटम्स अब प्रिपेयर करना शुरू कर दूंगी। तो ये मेरा ऑर्डर बनेगा ना यहाँ पे। अगर मैं ये ऑर्डर बनाती हूँ तो मेरा ऑप्शन 4 सही आंसर बनने वाला है। सारे क्वेश्चंस आज गलत हो रहे हैं, थोड़ा सा रिकंसिडर करो अपनी चॉइसेस को कि आप पढ़ कैसे रहे हो। मूविंग ऑन। Theory of meaningful verbal learning, and this deals with which of the following concerns? सोच समझ के आंसर करना, ठीक है। मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग की बात करिए, सार्थक मौखिक अधिगम की बात यहाँ पे करी गई है। आई नीड एवरीबडी टू आंसर। आंसर करोगे आपका ही फायदा है, एग्जाम में क्वेश्चन को देखने का नजरिया मिलेगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो थोड़ा सा सोच समझ के, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी भी आ रहा है और ऑप्शन 1 भी आ रहा है। किसके लिए चले? अच्छा, ऑप्शन 3 भी दिया है साइक्लोन ने, ए बी और ई। मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग में क्या फ़र्क पड़ता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इंस्टीट्यूशन ने किस तरीके से लैंग्वेज लैब को एस्टैब्लिश किया है, लैंग्वेज लैब इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या रिलेशन है मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग की थियरी से। मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग क्या है कि भैया आप नॉलेज को कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हो, कैसे डिलीवर कर रहे हो, कैसे उस पर काम कर रहे हो, स्टूडेंट्स तक कैसे पहुंच जा रहे हो, उसमें आपको इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या लेना देना है। ई को मैं आपके लिए एलिमिनेट कर देती हूँ, तो आपका जो ऑप्शन 3 और डी है वो एलिमिनेट हो गया। ए और बी यहाँ कॉमन है, सी और डी में से देखना है बस। अब सी और डी में देखोगे तो सी कहता है हाउ टीचर्स कैन अप्लाई आइडियाज अबाउट करिकुलम एंड लर्निंग व्हेन दे प्रेजेंट न्यू मटेरियल टू स्टूडेंट्स, और डी कहता है कि स्टूडेंट्स कैसे रिस्पॉन्स दे रहे हैं। अब इसमें से सबसे जरूरी, सबसे वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन क्या है? मैं बात कर रही हूँ मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग की। तो उस लर्निंग में एज अ टीचर हम इंस्ट्रक्शन कैसा दे रहे हैं, अपना मटेरियल जो है वो किस तरीके से मैं प्रेजेंट कर रही हूँ, पैराग्राफ फॉर्मेट में, चार्ट्स, ग्राफ्स, पीपीटीज की फॉर्मेट में, मैटर करता है ना बहुत ज्यादा आपके लिए एज अ स्टूडेंट। सो यहाँ पे सीधा सीधा ए बी और सी आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। कोई कंफ्यूजन है ही नहीं ऑप्शन बी भी देने का। ये तो दो तो एलिमिनेट ही हो गए, कुछ नहीं देखना था, सी और डी में से देखना है बस। सी कहता है कि इंस्ट्रक्शन की हम प्रेजेंट कैसे करेंगे अपना मटेरियल, वो बड़ा मैटर करता है, और डी कहता है कि क्वेश्चन रिस्पॉन्स। वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे कि आप कंटेंट कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, वो इंस्ट्रक्शन कैसा है यहाँ पे, उसमें उससे बहुत फर्क पड़ता है कि लर्निंग कैसी होगी, मीनिंगफुल भी है कि नहीं है। अगर आज मैं आपको पैराग्राफ रीडिंग करा दूं, इमेजिन कल का वन शॉट हम पूरा पैराग्राफ रीडिंग से करते, तो क्या आपको मजा आता, क्या आपको चीजें लर्न होती, क्या आपको चीजें समझ में आती? हो सकता है कि वो थोड़ा इंटरेक्टिव पीपीटीज के साथ और चार्ट्स के साथ और माइंड मैपिंग के साथ था, तो आपको शायद कुछ चीजें समझ में आई होंगी, तो वो लर्निंग कहीं ना कहीं वहां पर ज्यादा बेनिफिशियल रही होगी आपकी। तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन में तो ये ऑप्शन सी जरूरी है ना, कि हम आइडियाज कैसे अप्लाई कर रहे हैं अपना मटेरियल प्रेजेंट करते वक्त। एंड यही मेरा की बिहेवियर भी है इफेक्टिव टीचिंग को लेकर, कि लेसन क्लैरिटी होना चाहिए और इंस्ट्रक्शनल वेराइटी, जो भी हम इंस्ट्रक्शंस रख रहे हैं वो बड़ा मेरा की बिहेवियर है इफेक्टिव टीचिंग का। कल ही हमने दोबारा रिवाइज भी किया है। एक बार दे दो यस नो थम्स अप। कैन वी मूव अहेड, कैन वी गो?
एक ही क्वेश्चन सही हुआ है आज, बहुत ही बढ़िया। मैं तो बोल ही रही हूँ कि अपने आप को अब शाबाशी दिया करो जब जब कोई क्वेश्चन ईद का चांद जैसे आप सही करें। चलिए मूविंग ऑन। तो रीज़न फाइंड आउट करो शिवेंद्रा, ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर आप रेगुलर सेशंस अटेंड कर रहे हैं देन व्हाट इज़ द राइट रीज़न बिहाइंड इट? क्योंकि क्वेश्चंस तो हमने ये पहले भी सॉल्व करे हैं। तो या तो आप लोग सिर्फ सेशंस लगा रहे हैं, सेल्फ स्टडी नहीं करते, या फिर आप रिविजन नहीं कर रहे, कुछ तो एक चीज़ गलत हो ही रही है, या फिर आप टीचिंग एप्टीट्यूड को इतना हल्के में ले चुके हैं कि आपको लगता है फ्री के नंबर है, मिल ही जाएंगे। ब्लेंडेड लर्निंग, इसके लिए डिफरेंस पता होना चाहिए हाइब्रिड और ब्लेंडेड का। ब्लेंडेड होता है कि फेस टू फेस भी क्लास चल रही है और हम ऑनलाइन रिसोर्सेज का भी बेनिफिट यहाँ ले रहे हैं, जो भी पीडीएफ्स हैं, पीपीटीज हैं, वो आपको रिसोर्सेज ऑनलाइन शेयर कर दिए जाएं। सो कॉम्बिनेशन है यहाँ पर अपना फेस टू फेस और ऑनलाइन लर्निंग का, ये होता है हमारा ब्लेंडेड लर्निंग। गुड, ठीक है। तो हाइब्रिड क्या होगा कि फॉर एग्जाम्पल मैं क्लास ले रही हूँ, मेरे सामने भी कुछ बच्चे बैठे हैं और आप भी मेरे साथ ऑनलाइन देख रहे हैं, तो ये होता है हाइब्रिड, कि ऑनलाइन भी हो रही है ऑफलाइन भी हो रही है, आपके लिए जो कन्वीनियंट है आप उस मोड में अटेंड कर सकते हैं। ब्लेंडेड में क्या है, फेस टू फेस इंटरेक्शन हो रहा है बट हम यहाँ पे ऑनलाइन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको अपनी पीडीएफ्स, अपने पीपीटीज, ये सब रिसोर्सेज शेयर कर दिए जाते हैं, जबकि क्लास लग रही है फेस टू फेस। तो यहाँ इंडिविजुअल जो है वो सब सेम होंगे, यहाँ पे ऑनलाइन में कुछ अलग होंगे, ऑफलाइन में कुछ अलग होंगे। तो हाइब्रिड काफ़ी फ्लेक्सिबल रहता है, जैसे भी आपके लिए पॉसिबल है आप अटेंड कर सकते हो। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हाइब्रिड एंड ब्लेंडेड, और ये पता होना चाहिए, बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन टू दिस क्वेश्चन, ये बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ चैलेंज एसोसिएटेड विद हाइब्रिड लर्निंग? क्या वो एक चैलेंज है हाइब्रिड लर्निंग से एसोसिएटेड, ये आपको फिगर आउट करना है। ब्लेंडेड लर्निंग होता है कि मान लो कि आज फेस टू फेस लर्निंग से आप पढ़ रहे हैं, ऐसे हम पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑफलाइन ही मीडियम का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑनलाइन का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, कि जो भी रिसोर्सेज हैं, पीडीएफ्स हैं, मटेरियल्स हैं, वो मैं आपको ऑनलाइन शेयर कर दूंगी। सो यहाँ पे क्लास भी चल रही है, ऑफलाइन इंटरेक्शन हो रहा है, बट ऑनलाइन का भी हम फायदा उठा रहे हैं रिसोर्सेज के थ्रू, अपना जो मटेरियल है वो ऑनलाइन के मीडियम के थ्रू आप तक भेजा जा रहा है। दैट इज अ प्रोसेस ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग। अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं। ऑप्शन वन दिया है इंश्योरिंग कंसिस्टेंट एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, रिड्यूसिंग स्टूडेंट एंगेजमेंट। ये तो बिल्कुल नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि हाइब्रिड में एंगेजमेंट आप ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। हाँ, बस ये है कि कभी कभी टेक्नोलॉजिकल ग्लिचेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से ऑप्शन वन आंसर बनेगा। बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन सी आप दे रहे हैं, तो आपका कहने का मतलब है कि कंटेंट यहाँ पर लिमिट हो जाता है, कि आप कह रहे हैं हाइब्रिड लर्निंग में कंटेंट लिमिट हो जाता है। तो लेट्स से कि आज आप ऑनलाइन क्लासरूम में है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि कंटेंट यहाँ लिमिट हो गया, और जो बच्चे मेरे साथ ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं उनको कंटेंट ज्यादा मिल रहा है। ऐसा तो कोई स्कोप ही नहीं है ना, ऐसा तो कुछ नहीं होता, ये तो कोई चैलेंज नहीं है। चैलेंज बस ये होता है कि कभी कभी टेक्नोलॉजिकल ग्लिचेस आ जाते हैं, जिस वजह से वो जो क्लासरूम स्मूथ चल रहा हो उसमें थोड़ा सा वो जो कंसिस्टेंसी है वो ब्रेक हो जाती है। तो इसीलिए वो चैलेंज हमें बताना था, चैलेंज हमने दे दिया यहाँ टेक्नोलॉजी रिलेटेड। बस ऑप्शन वन सही आंसर बनना था यहाँ पे।
ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, सोच समझ के इसका आंसर कर देना। पियाजे की थियरी से है, फ्रॉम प्री ऑपरेशनल स्टेज। एंड आई थिंक दिस इज द हाई टाइम वेर यू कंसिडर एंड रिकंसिडर कि आप टीचिंग एप्टीट्यूड को कितना हल्के में ले रहे हैं, कैसे तैयारी कर रहे हो, रिवाइज कर भी रहे हो